नमस्कार, आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। मैं हूं संगीता झा। खबर देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश से है, जहां यूपी के कुशीनगर से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पडरौना कोतवाली अंतर्गत रामधाम विशुनपुरा में रात 1 बजे कुछ अज्ञात व्यक्तियों ने घर में घुसकर राकेश एवं अशोक चौरसिया को गोली मारी, जिसमें रात करीब 1 बजे घर में 5 शातिर घुस गए और एक पायल, 2 बिछिया व 50,000 रुपए लेकर बदमाश फरार हो गए। बता दें कि परिवार के 2 सदस्यों को गोली लगी है और जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। सूचना मिलने पर मौके पर पहुंचे पुलिस अधीक्षक कुशीनगर संतोष मिश्रा ने घटना में शामिल आरोपियों की धरपकड़ के लिए टीम गठित कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। देखिए, पूरा मामला ये है कि अभी हम लोग सोए थे, खाना बना के खा हो के बढ़िया से सो गए थे हम लोग। उसके बाद से लमसम 1 बजे के रात को अज्ञात व्यक्ति हमारे जंगला जो है तोड़ के घुस गए घर में। पांच आदमी लोग थे और 5 आदमी लोग जो जंगला तोड़ के उसके बाद से 2 आदमी लोग हमारे और हमारी घरवाली को वो हथियार लगा दिए थे। एक बंधक टाइप का बना दिए थे लोग और हमारा अलमारी खोल के और पूरा उसमें लूटपाट कर रहे थे लोग। गोली भी लगी है किसी को? हाँ, तो उसके बाद से इथी लूटपाट कर रहे थे। उसके बाद से लूटपाट करके जब जाने लगे तो हम लोगों ने पकड़ा पकड़ी उन लोगों को, मतलब पकड़ने का चाहा तो लोग झिटकार के भगे गए। फिर हम लोग चिल्लाने लगे और हमारी वाइफ दोनों। तो बगल से हमारा छोटा भाई जो है वो निकल के आया। उन लोग को, एक आदमी को जब वो पकड़ा तो वो लोग के पास हथियार था। हथियार से पूरा इस पर वो लोग चाकू मार दिए हैं लोग। और उसके बाद से वो लोग उसके सर पे डंडा लिए थे, बेट टाइप का। 2 डंडा की 3 डंडा मार दिया। वो वहीं पर द्वार के सामने एकदम बेहोश हो गया था। फिर हम लोग ने निकला, छोटा बड़े भैया हमारे निकले। उसके बाद जब पकड़े तो उनको हथियार जब दिखाए तो थोड़ा पीछे हट गए। फिर से वो लोग जब जाने लगे तो फिर हम लोग तीनों आदमी, हम और हमारे बड़े भैया और पापा, खून का निशान है, दोनों आदमी लोग हम लोग लगे भागने उन लोग के पीछे दौड़ा के। हम सोचे कि दौड़ा के थोड़ा पकड़ लेते हैं ताकि जो हमारा गहना गुड़िया जो लेके भाग जा रहे हैं उन लोग को थोड़ा पकड़ा जाए। उसके बाद ज्यों पकड़ने वाले थे, लमसम 5 फीट की दूरी पर वो लोग फायरिंग मार दिए। जब फायरिंग मारे तो छर्रा का पूरा जो उसमें से गोली निकलता है, हमारे बड़े भैया का पूरा जंगा पकड़ के, पूरा सीना उना पकड़ के उनको छर्रा लग गया। हमको भी पैर में लगा है, हमारे पिताजी को भी पैर में लगा है। उसके बाद से वहाँ से वो लोग चले गए लोग। उसके बाद से हम लोग आए, तुरंत एम्बुलेंस को फ़ोन किए, एम्बुलेंस आया। उसके बाद से तब 112 नंबर का हम लोग तुरंत फ़ोन किए और मौके पर सब कोई एकदम मौजूदा प्लान में पहुंच गया। प्रशासन इस मामले में कुछ कार्रवाई की है अभी तक? जी, बहुत अभी तक हमको लग रहा है कि लमसम जब प्रशासन को जब हम उस टाइम फ़ोन किए थे, लमसम हमारे द्वार पे कुशीनगर के लमसम सारे अधिकारी पहुंच आए हैं अभी तक। अभी जस्ट आधा घंटा हुआ एसपी साहब आके गए हैं। अब बात करेंगे यूपी के फर्रुखाबाद की। बता दें कि फर्रुखाबाद में 60 फीट ऊंचे तिरंगे झंडे का अपमान होता नजर आया। बता दें कि कुछ माह पूर्व पांचाल घाट पर 60 फीट ऊंचा राष्ट्रीय ध्वज लगाया गया था और राष्ट्रीय ध्वज फटा फहराते हुए लोगों में चर्चा का विषय बनता नजर आ रहा था। पांचाल घाट गंगा नदी के किनारे 60 फुट ऊंचा राष्ट्रीय ध्वज लगाया गया। फर्रुखाबाद के पांचाल घाट गंगा नदी के पास का यह मामला है। अगली खबर यूपी के चंदौली से है। चंदौली सदर कोतवाली अंतर्गत 9वीं चौकी अंतर्गत 9वीं गांव का यह मामला है, जहां गौवंशों से भरी डीसीएम ट्रक 9वीं काली मंदिर के समीप नहर में पलटी। वहीं डीसीएम में लगभग 30 गौवंश लादे गए थे, जिसमें 13 गौवंशों की मौत हो गई। वहीं मौके पर 9वीं गांव के ग्रामीणों के साथ चौकी इंचार्ज 9वीं और चौकी इंचार्ज मंडी ने राहत बचाव में जुट गए, जहां ड्राइवर मौके से फरार हो गया। गौवंशों से भरा ट्रक नजर आया। एक पलट गई, ले जाने में वो कुछ पशु मर गए, कुछ पशु उसमें हैं। पूरा गांव के लोग अपना निकाल रहे हैं, सब मदद कर रहे हैं। काली जी के मंदिर के बगल में पुलिया है, हमारे गांव के लोग पूरा मदद कर रहे हैं सर। कौन सा गांव है आपका? नवही गांव है। और पुलिस आई है मौके पर? जी सर। वो लोगों का भी सहयोग था इसमें? जी सहयोग था पूरा। ड्राइवर भाग गया है कि है? जी, ड्राइवर भाग गया। मैं यहाँ घर से चंदौली के निकल रहा था, तभी देखा कि दूसरे रास्ते से माधोपुर की कोई गाड़ी बहुत तेज स्पीड से आ रही थी, जो डीसीएम थी। अचानक यहाँ पुल सकरा होने के नाते पलट गया, जिसमें काफ़ी सारे गोवंश थे, जिसमें कुछ की मृत्यु हो गई, कुछ घायल हैं।
और बाकी लोगों को गांव वालों की मदद से अभी निकाला गया है, रेस्क्यू किया जा रहा मौके है। पर पुलिस पहुंची है। हम मौके पे यहाँ पे पुलिस आई है, पुलिस की सक्रियता से। पहले की बहुत अच्छा सरकारों में गोवंश धड़ल्ले से जा रहे थे, जब से योगी की सरकार आई है अब तब से अब में क्या अंतर है? अब बहुत सुधार हो गया है। गोवंश की हत्या, गोवध जो है अब काफ़ी रुका है, परंतु फिर भी चोरी चुपके किसी तरह से लोग कर रहे हैं, मगर फिर भी सरकार बहुत अच्छा कार्य कर रही है। इस सरकार की हम लोग बहुत सराहना करते हैं। पहले जो NH2 है उससे गोवंश जाते थे, पुलिस की सक्रियता से अब पगडंडियों के रास्ते जा रहे हैं और जनता जनार्दन का भी बहुत ज़्यादा यहाँ पे सहयोग है। देख रहे हैं कि पूरे लोग, गांव के लोग लड़के लगे हुए थे, सब लोगों ने बहुत मदद किया। ये कौन सा प्रशासन गांव गया, है? ये नौही गांव पड़ता है। जनता जनार्दन आज जी, देख रहे हैं। नहीं सब लोग यहाँ पे तुरंत मौके पर एक्टिव हो गए और इनकी तत्परता से और पुलिस की तत्परता से काफ़ी लोग जानवरों की जान बचाई जा रही है। चंदौली जनपद के सदर कोतवाली अंतर नवही पुलिस चौकी के पास ये ट्रक नहर में पलट गई है, जिसमें 50 गोवंश लदे हुए थे और जो यहाँ के जो चालक थे और जो गो तस्कर थे वो फरार हो गए। कैमरा में इसके दिखाएं, ये नीचे 2-3 गोवंश मर के पड़े हुए हैं और पुलिस आई है और यहाँ पे इनको निकाल रही है। इसमें से कुछ बचे हुए हैं जो घायल अवस्था में है और कुछ अच्छे हालत में है। बताया गया कि पूर्व की सरकारों में जो गोवंश थे धड़ल्ले से जा रहे थे, उनको कोई रोकने वाला नहीं था। जब से योगी सरकार आई है तब से पुलिस सख्त हो गई है और ये जो कच्चे रास्ते थे, पगडंडी थे, उनके रास्तों से अब ये निकलने का प्रयास कर रहे हैं, जिससे आज ये घटना हुई है। इसके पहले सदराजा थाना में भी गोवंश जा रहे जो वो एक ड्राइवर था, वो नदी पे कूद गया, जो तत्काल मौत हो गई और एक घायल हो गया था। पुलिस की तत्परता आज चंदौली जनपद में चारों तरफ, इसी वजह से ये गोवंश पकड़े जा रहे हैं। कैमरामैन जितेंद्र से जिला प्रशांत सिंह, जनपद चंदौली। अगली खबर यूपी के मथुरा से है। यूपी के मथुरा में उत्तर प्रदेश कैबिनेट मंत्री ने जिला अध्यक्ष, महानगर अध्यक्ष को संगठन मजबूती का आशीर्वाद दिया, जहां बीजेपी के नए जिला अध्यक्ष और महानगर अध्यक्ष के सम्मान कार्यक्रम में पहुंचे उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री चौधरी लक्ष्मी नारायण सिंह ने संगठन मजबूती के लिए क्या कुछ कहा, आप भी सुनिए। संयुक्त संगठन कार्यकर्ताओं के द्वारा आज उनका कार्य किया गया, तो उन्हें सभी कार्यकर्ता और जनप्रतिनिधियों के द्वारा ये आशीर्वाद दिया गया और विश्वास व्यक्त किया गया कि वो पूरी जी जान से संगठन को मजबूत करने के लिए मेहनत करेंगे। सभी कार्यकर्ता उनका पूरी तरह से साथ देंगे और आगे आने वाले सभी चुनावों में भारतीय जनता पार्टी की इसी तरह से सफलता होगी जिस तरह 2014 के बाद चल रही है। महिलाओं को सरकार ने तमाम योजनाएं दी हैं। महिला बढ़ चढ़ के भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता है। आपने कहा है कि महिलाओं को भी आगे के लिए, महिलाओं के लिए क्या सरकार का? महिलाओं को पूरा सम्मान दिया गया है। तो जी सांसद हैं हमारे, लगातार धूमधाम से ये महिलाओं का ही सम्मान करें। अब बात करेंगे यूपी के वाराणसी की। वाराणसी के चौलापुर थाना अंतर्गत डेढ़ी बलरामगंज टोल प्लाजा के विरोध के साथ सड़क निर्माण हेतु मुआवजे को लेकर प्रदर्शन किया गया। बता दें कि पूर्वांचल किसान संगठन के नेतृत्व में अध्यक्षता कर रहे किसान नेता अजीत सिंह ने बताया कि बलरामगंज का टोल प्लाजा इस जगह पर नहीं बनता था और क्या कुछ कहा, ये आप भी सुनिए। इनके 2-3 मुद्दे हैं खास। जो पहला है कि रोड नहीं बना है तो टोल बंद कराने का है, तो इसमें इनको पहले से ही ज्ञान है और बताया भी जा चुका है इनको कि जो रोड नहीं बना है उसका टोल नहीं लिया जा रहा है और जो फीस है उसमें वो शामिल नहीं है। और डीएम साहब के आदेश पे जो लोकल जौनपुर वाले हैं उनका टोल भी माफ़ कर दिया गया है, फिर भी इनके द्वारा किया जा रहा है। और दूसरा रेट को लेके है, तो रेट को लेके डीएम साहब के हैं ही 26 तारीख को डेट पड़ा हुआ है निस्तारण का। निस्तारण हो जाता है फिर इसके बाद इस पर आगे की कार्रवाई की जाएगी बनाने के लिए। अभी क्या धरना पे जारी इनका है? अभी तो रिक्वेस्ट किया गया है कि आप शांतिपूर्वक जो भी है धरना करें या फिर बंद करें, हम लोग आगे ऊपर अपना ज्ञापन दे के दे दें, हम रिक्वेस्ट कर लेंगे क्या करना है। जैसे किसानों का ये साफ तौर पर कहना है कि यहाँ पे टोल प्लाजा पास में, तो टोल प्लाजा कहीं अन्य जगह पास था, इसको लेकर भी एक आक्रोश। टोल प्लाजा आगे पास था जो डिस्कोप हो चुका है, तो वहाँ पे नहीं बनाया जा सका, इसीलिए यहाँ पे अनुमोदन लेके फिर यहाँ पे बनाया गया है।
मुआवजे को भी लेकर ये सब कानून मांग कर रहे हैं कि 16 किलोमीटर तक की जो सड़कें नहीं बनी हैं पूर्णतः टोल इसको रुकना चाहिए। मुआवजे के लिए माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद के आदेशानुसार डीएम साहब के यहाँ पड़ा हुआ है मामला, और हम लोग किसान भाई लोग और हम लोग सारे लोग अपना प्रार्थना पत्र दे चुके हैं। अगली तारीख 26 तारीख को ही पड़ा है, तो निस्तारण हो जाएगा, संभवतः हो जाएगा, तो उस पर अग्रतर कार्रवाई किया जाएगा। ये झरही टोल प्लाजा पे जो है टोल कलेक्शन को लेकर और जो किसानों को मुआवजा मिलना था उसको लेकर अन्य कुछ बिंदु थे, उसको लेकर पूर्वांचल किसान संगठन के द्वारा जो है विरोध प्रदर्शन किया जा रहा था, जिनके द्वारा जो है यहाँ मौके पे आकर ज्ञापन लेकर इनको जो इनकी मांगे थी वो जो सक्षम अधिकारी है उन तक पहुँचाया जाएगा, और अभी ये धरना प्रदर्शन ख़त्म कर दिया गया है। क्या लग रहा है कि हिसाब से किसान आक्रोशित दिख रहे हैं? उनका ये कहना है कि हम धरना प्रदर्शन नहीं खत्म करेंगे, हमें एक जगह चाहिए। तो क्या प्रशासन से क्या उनको जगह दी जा रही है? नहीं, जो इनके जो 2-3 पदाधिकारी हैं उनसे ये कहा गया है कि आपकी जो समस्याएं हैं उस पर वार्ता करके जो यथासंभव जो विधिक उसका निराकरण है वो किया जाएगा, और जो अन्य किसान हैं वो अपने गंतव्य स्थल को जाएंगे। मौके पर शांति व्यवस्था है। NHI के अधिकारियों से भी कुछ बातें हमने हाँ, जो इनके 2-3 पदाधिकारी हैं और NHI के अधिकारी हैं, इन दो लोग आपस में बात करके जो यथासंभव समस्या का निराकरण होगा वो किया जाएगा। अगली खबर यूपी के मथुरा से है। मथुरा वृंदावन में उत्तर भारत के दाक्षिणात्य शैली के विशालतम श्री रंग मंदिर के लगभग 250 वर्ष प्राचीन चंदन निर्मित विशाल रथ में विराजित ठाकुर गोदा रंग मनार भगवान के दर्शनार्थ भक्तों का सैलाब उमड़ पड़ा। लगभग 60 फीट ऊंचे ठाकुर जी के भव्य रथ को खींचने के लिए भक्तों में होड़ लगी रही। श्री रंग मंदिर दिव्य देश के ब्रह्मोत्सव में चैत्र कृष्ण पक्ष की 9वीं तिथि पर ठाकुर गोदा रंग मनार चंदन निर्मित विशालकाय रथ पर विराजमान होकर भक्तों को दर्शन देने निकले। ये देखिए, दक्षिण भारत का रथ का मेला है और ये करीब 12 दिन चलता है, जिसको कि ब्रह्म महोत्सव के नाम से जाना जाता है। रंगजी मंदिर परिसर में जितने भी स्वर्ण चांदी के हैं सवारियां हैं, उन पर रोज गोदा रंगमनार भगवान निकलते हैं और मंदिर से शुरू होती है यात्रा और रंगजी के बगीचे में आती है। वहाँ थोड़ी देर विश्राम करने के उपरांत फिर वापस रंगजी मंदिर में जाती है और ये अपनी संस्कृति, अपनी परंपराओं को संरक्षित कर रही है। ये विश्व प्रसिद्ध मेला है और यहाँ पूरे विश्व से लोग आते हैं और आप भीड़ देख ही रहे हैं। और इस रथ के बारे में मान्यता है कि ये चंदन का बना हुआ है, जिसकी कि पुरातन काल से चला आ रहा है। तो इस संस्कृति को हम सब संरक्षित रखें, यही हम ब्रजवासियों का कर्तव्य है। बोल रंगनाथ भगवान की जय। माहौल देखने को मिल रहा है यहाँ बहुत ही अच्छा माहौल देखने को मिल रहा है, बहुत सहिष्णुता है। नगर निगम की बहुत अच्छी व्यवस्था है, शासन प्रशासन की बहुत अच्छी व्यवस्था है, विद्युत विभाग की व्यवस्था है कि उन्होंने इस टाइम जब रथ निकल रहा है तो विद्युत कनेक्शन को काट दिया है जिससे कोई दुर्घटना ना हो। बाकी देखिए, भीड़ का तो अपना होता ही है। मंदिर प्रशासन की बहुत अच्छी व्यवस्था है, जिस तरीके से रथ को निकाला जा रहा है, जगह जगह रोक के सभी लोग दर्शन कर रहे हैं, भोग प्रसाद लगा रहे हैं और बहुत व्यवस्था के तरीके से ये निकलता है। रंगमन्नारम राधा कृष्ण स्वरूपकम सर्वाभीष्ट प्रदम वंदे वंदनीयम सुराधवी गोदा लक्ष्मी जी मन्नार नारायण, ये दोनों राधा कृष्ण लक्ष्मी नारायण के ही स्वरूप हैं, जो सभी भक्तों की मनोकामना इष्ट को पूर्ण करते हैं। जिसका देवता लोग भी सुराधवी देवता भी अर्चन वंदन इनका पूजन करते हैं। यह श्री रंग मंदिर दिव्य देश है। यहाँ पांचरात विधि से पूजन होता है। यहाँ के जो प्रधान उत्सव हैं उसमें वैकुंठ उत्सव है, धनुर्मास उत्सव है, झूला उत्सव है, बसंत उत्सव है। उसी में ये ब्रह्मोत्सव है। ब्रह्मोत्सव जो है ब्रह्मा जी ने मनाया है और आज 7वें दिवस में भगवान रथ पर विराज होकर के सवारी निकल रही है। यहाँ पर प्रातःकाल सुबह 5 बजे भगवान गाजे बाजे के साथ दाखिड़ पद्धति के जो वाद्य यंत्र हैं उनको बजाते हुए मूल पाठ करते हुए सभी वेदों के पाठ करते हुए भगवान यहाँ विराज आए और आने के बाद में 7:25 पर उनका पूजन करके रथ में विराजमान हुए। उसके पश्चात पंचांग पूजन हुआ, स्वस्ति वाचन, मंगलाचरण, संकल्प इत्यादि के पश्चात में विश्वक्सेन जी का पूजन हुआ, कलश स्थापन हुआ, पुण्यावचन हुआ, समस्त देवता सौ नवग्रह इत्यादि ब्रह्मा पंचोंकार 10 दिक्पाल इत्यादि सबका पूजन होकर लक्ष्मी नृसिंह सुदर्शन
जानकी वल्लभ हनुमान जी के सहित में भगवान श्री गोदारंग मंडार भगवान का पूजन हुआ, दिग्रक्षण हुआ, 10 दिग बलिदान हुआ, 10 दिक्पालों का बलिदान हुआ और विघ्न निवारणार्थ कूष्मांड बलिदान और नारिकेल बलिदान हुआ। उसके पश्चात में भगवान की आरती, पुष्पांजलि, प्रदक्षिणा इत्यादि करके उसके पश्चात में रथ की यात्रा सुबह 7:15 बजे प्रारंभ हो गई। यहाँ से रथ यात्रा प्रारंभ होकर के अब यहाँ से प्रारंभ होकर के बगीचा जाएगी। बगीचा में ठंडाई का भोग लगेगा। 1 घंटे में विश्राम के पश्चात में, राजभोग के पश्चात में फिर सवारी वहाँ से पधारेगी। पधारने के बाद में यहीं रथ मंडप में आएगी। आने के पश्चात में यहाँ से भगवान की सवारी का पुनः श्रृंगार आभूषण। कितनी पुरानी प्राचीन परंपरा है ये? और रथ की बात करें तो कितना पुराना? 80 वर्ष हो गए इस परंपरा को होते हुए। रथ की बात करें तो किसका बना हुआ है ये? कितना वजन होगा? चंदन की लकड़ी का बना हुआ है। कितना वजन होगा? उसमें कितने लोग? इसमें काफ़ी वजन है और ये 56 फुट ऊंचा है। कल सायंकाल में छत्र कलश का पूजन होकर छत्र कलश विराजमान हुआ। विराजमान होने के पश्चात में अब पूजन होकर के रथ प्रारंभ हो। ऐसा दिव्य रथ कहीं उत्तर भारत में और कहीं नहीं है? ऐसा दिव्य रथ यहाँ उत्तर भारत में नहीं है, दक्षिण इत्यादि में है, लेकिन यह उत्तर भारत का सबसे बड़ा मंदिर है। ये इससे बड़ा उत्तर भारत में कोई मंदिर नहीं। अब बात करेंगे यूपी के फर्रुखाबाद की। राजपूत करनी सेना ने यह ऐलान किया है कि रामजी लाल सुमन द्वारा दिए गए बयान को लेकर विरोध जताया। बता दें कि रामजी लाल सुमन के राणा सांगा जी को गद्दार बोलने पर क्षत्रिय संगठन में आक्रोश है। राजपूत करनी सेना ने कलेक्ट्रेट परिसर पहुंचकर प्रदर्शन करते हुए जिला अधिकारी को ज्ञापन सौंपा और इसको लेकर आगे क्या कुछ कहा, आप भी सुनिए। आज श्री राजपूत करनी सेना के द्वारा फर्रुखाबाद जिलाधिकारी को रामजी लाल सुमन राज्यसभा सांसद के विरोध में जो बयान दिया है, उन्होंने उस बयान को लेकर जो क्षत्रिय समाज की और हिंदू धर्म की भावनाएं आहत हुई हैं, उसको लेकर हम लोग जिलाधिकारी फर्रुखाबाद को ज्ञापन सौंपा है मुख्यमंत्री संबोधित। और हम लोग चाहेंगे कि इनके खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई हो। ऐसे अनपढ़ लोगों को संसद जाने का कोई अधिकार नहीं है और इसमें मैं रामलाल जी की कोई गलती नहीं मानता हूँ। मैं मानता हूँ कि उनकी बैठक गलत है, गलत संगत है उनकी। नाम रामलाल होने से कोई व्यक्ति हिंदू नहीं हो जाता। उन्होंने जितना कठोर बयान दिया है, आज हिंदू प्रदायित देश हमारा हिंदुस्तान में जो मंदिर सुरक्षित हैं, आज वो राम के आगे रामलाल जी सुमन लिख रहे हैं। ये वही वीर महाराणा सांगा जी और उनके पोते महाराणा प्रताप जी जो छत्तीस श्रोमणी हैं, उनकी देन है, वरना ये रामलाल जी सुमन नहीं अपने नाम का एक खानो आलम लिख रहे होते। संगठन क्या कार्रवाई करेगा उनके विरुद्ध अगर कार्रवाई ना हुई तो? फरमान जारी हुआ है। श्री राजपूत करनी सेना ने 1 लाख रुपए का इनाम उनकी जीप काटने वाले को, जूतों की माला पहनाने वाले को 50,000 का इनाम घोषित किया है। जैसे ही वो जनपद में, प्रदेश में कहीं दिखाई पड़ेंगे, उनके खिलाफ चंद्रशेखर रावण के जूतों से उनका सम्मान किया जाएगा। अब बात करेंगे कानपुर की। यूपी के कानपुर में नगर के सिविल लाइंस में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ द्वारा होली मिलन समारोह का भव्य आयोजन किया गया। बता दें कि कानपुर के सिविल लाइंस क्षेत्र में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ द्वारा हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी पारंपरिक होली मिलन समारोह का आयोजन किया गया। हिंदू परंपरा के अनुसार आयोजित इस कार्यक्रम में भक्तिमय माहौल देखने को मिला। होली मिलन कार्यक्रम है हिंदू परंपरा के अनुसार। ये राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की एक साप्ताहिक शाखा है। मैं चूंकि क्षेत्र से पार्षद हूँ, लेकिन इसी शाखा से जुड़ा हूँ, तो हम लोग राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के बैनर तले इस कार्यक्रम को कर रहे हैं। इसमें राधा कृष्ण की झांकी है, गीत संगीत है, जलपान है, ठंडाई है, सारे कार्यक्रम जो होते हैं होली मिलन में सारे कार्यक्रम होंगे। देखिए, हम सभी लोग जानते हैं कि होली का त्योहार न सिर्फ सौहार्द और का त्योहार है, बल्कि हम लोगों की जो संस्कृति है उसके लिए भी ये महत्वपूर्ण त्योहार है। होली के अवसर पर हम सभी लोग जैसे विभिन्न रंग मिल जाते हैं, उस प्रकार हम सभी धर्म जाति के लोग होते हैं, वो सभी मिलकर उत्साह पूर्वक होली के उत्सव को मनाते हैं और होली से हम लोगों को सीख देती है कि इसी प्रकार हम लोगों को मिलजुल कर रहना है। अगली खबर यूपी के हरदोई से है। हरदोई में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य पहुंचे, जहां महान सम्राट अशोक जी की जयंती पर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य पहुंचे। कार्यक्रम के दौरान अखिलेश यादव पर उन्होंने जमकर निशाना साधा। कार्यक्रम के दौरान विधायक माधवेंद्र प्रताप सिंह, राणू जिला अध्यक्ष व अन्य कार्यकर्ता मौजूद रहे। इस दौरान डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने क्या कुछ कहा, सुनिए। महान सम्राट अशोक जी की जयंती का समारोह
इसमें जनपद के कोने कोने से भारी संख्या में लोगों ने सहभाग किया और आज एक ही संकल्प लिया है कि 2027 में 2017 दोहराएंगे, समाजवादी पार्टी को समाप्तवादी पार्टी बनाएंगे और यह जो अपमानजनक भाषा का प्रयोग करने वाले हैं लखनऊ और दिल्ली नहीं सीधा सैफई प्रस्थान करवाएंगे। सर उन्होंने एक ट्वीट किया, कहा कि सरकार को एक धमकी मंत्रालय बना देना चाहिए। धमकी देने में बहुत तेज है। ये काम श्री अखिलेश यादव जी की पार्टी ने किया है और वही करते हैं। जैसे उनके संस्कार हैं वैसे उनके विचार हैं। हमारी सरकार गुंडों, अपराधियों, माफियाओं, दंगाइयों के साथ कोई समझौता नहीं करती है। अगर कोई अपराध करता है तो उसकी जांच करके उसके खिलाफ कानून सम्मत कठोर कार्रवाई की जाती है, ठोस पैरवी की जाती है। जब गुंडों, अपराधियों, माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई होती है तो अखिलेश जी बिलबिला उठते हैं। आपकी सरकार में आपने पहले कहा था सरकार से बड़ा संगठन, कि क्या अनुभव रहा आपका? मैं संगठन का कार्यकर्ता हूँ, इसलिए सरकार में सब अच्छा है, संगठन भी अच्छा है, सरकार भी अच्छी है। और एक रथ के दो पहिए हैं, संगठन और सरकार मिलकर के काम कर रहे हैं। संगठन भी मजबूत है, सरकार भी मजबूत है, जनता के हित में काम भी हो रहे हैं, कार्यकर्ता का सम्मान भी रहे। अच्छा सर, आपकी सरकार में एक मंत्री हैं, अरे सर 15 लाख रुपए मिले, 15 करोड़। 10 साल का मैं नहीं बोलूँगा सर, आपकी सरकार में एक मंत्री हैं, उन्होंने कहा कि हम 8 पुलिसकर्मियों के पैर हाथ पैर तोड़वा कर यहाँ तक पहुँचे हैं। क्या इस तरह के हल्के बयान मैं नहीं समझता। अगली खबर यूपी के रायबरेली से है। रायबरेली में दैविक आपदा प्रबंधन जांच समिति की कार्यशाला का आयोजन हुआ, जहां आपदा के समय मिलने वाली योजनाओं एवं कार्यों पर चर्चा की गई। जहां मुख्य अतिथि के रूप में सदस्य विधान परिषद अवनीश कुमार सिंह पहुंचे और उनके साथ एमएलसी उमेश द्विवेदी, विधायक अशोक कोरी, जिला अधिकारी, पुलिस अधीक्षक समेत आला अधिकारी मौजूद रहे। दैवीय आपदा जांच समिति अपने अध्ययन दौरे पर रायबरेली जनपद में आज आई थी, तो समिति के सदस्यों ने सब तय किया कि हम इसमें जागरूकता का अभियान भी चलाएंगे और उस जागरूकता अभियान के तहत हम सब लोग आज ग्राम प्रधानों के साथ और जो लोग जागरूक हैं, जो आपदा प्रबंधन में ट्रेन किए गए हैं, उनके साथ एक कार्यशाला किए हैं, जिसमें आपदा से जुड़ी हुई जो बातें थी उनकी चर्चा हुई और सरकार क्या क्या राहत उपलब्ध कराती उस पर चर्चा हुई। अभी आपदा में विधायक जी ने एक सवाल उठाया कि जो जिसे सांप ने काट दिया और रिपोर्ट जहरीली रंग के लगा दी गई, उसको लाभ सर्पदंश में आपका जो टीम है इस पर क्या सर्पदंश में जियो हो चुका है, कहीं कोई खामी रह गई होगी तो उसको देखा जाएगा, लेकिन सर्पदंश के केसेस में जब पंचनामा हो जाता है और पोस्टमार्टम हो जाता है और डॉक्टर ये सर्टिफाई कर देते हैं कि ये सर्पदंश से मृत्यु है, तो सरकार 4 लाख रुपए की सहायता उपलब्ध करती है। सर, ग्रामीण अंचलों में अभी भी जागरूकता नहीं पहुंच पा रही है। सर्पदंश को लेकर विधायक जी ने स्वयं बताया कि ये जागरूकता का अभाव भी कह सकते हैं, प्रशासनिक अमले की नाकामी भी कह सकते हैं कि इस प्रकार का प्रकरण सामने आए और इसी सरकार में आए, ये भी विधायक जी ने साफ किया। तो आगे चल के इस पर कोई ऐसी बात रहेगी जो आप आगे कर पाएंगे? देखिए, हमारा और आपका, मीडिया के बंधुओं का भी, सबका मिलकर दायित्व बनता है उस तक पहुँचे जिस व्यक्ति को आवश्यकता है। हम सब ने वो पुस्तकें जिसमें जानकारी है पूरी ग्राम प्रधानों तक पहुँचाई है। जैसे जैसे जानकारी नीचे तक पहुँचती जाएगी, लोगों तक जानकारी होगी, जितना जानकारी पहुँचेगी सरकार की योजनाओं की, मुझे लगता है उतना ही लाभ मिलेगा। और सरकार संवेदनशील है। सरकार संवेदनशील ना होती तो हम सब ये कार्यशाला ना कर रहे होते। इतने वर्षों में, आज़ादी के 75 वर्षों के बाद, ये हमारा सदन 18वीं शताब्दी से चल रहा है और ये कमेटियां भी थी। ये कमेटी पहली बार ऐसी कार्यशाला कर रही है, तो इसका मतलब सरकार संवेदनशील है। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी, दोनों लोग इस बात के लिए संवेदनशील हैं कि आपदा में राहत तुरंत पहुँचे लोगों को और आपदा में कैजुअलिटी जीरो हो, इसके लिए भी पूरी तरह प्रयास करे सरकार। सर, आपने अभी एक बात रखी कि मार्ग दुर्घटनाओं की संख्याओं में बढ़ोतरी देखने को मिली है। रायबरेली में आपदा से उतने पीड़ित लोग नहीं है जितना मृत हो रहे हैं दुर्घटनाओं में, जबकि सरकार इसको लेकर कई योजनाएं भी ले रही है। देखिए, उसकी बहुत सारी वजह है। हमको अभी अपने लोगों के बीच में सिविक सेंस डेवलप करना पड़ेगा कि क्योंकि सड़कें अच्छी हो गई, हमारी स्पीड बढ़ गई, हम सीट बेल्ट नहीं लगा रहे हैं, हम हेलमेट नहीं लगा रहे हैं, जो सुरक्षा के चीज़ें आपको बताई जा रही हैं उसका लोग उपयोग नहीं कर रहे हैं। और सरकार जहाँ जहाँ ब्लैक स्पॉट थे उन पर भी काम कर रही है। तो दोनों पक्षों को मिलकर काम करना पड़ेगा। हम आप भी मिलकर काम करें और समाज भी जुड़े इन अभियानों के साथ कि कैसे इस काम को करना है।
तो निश्चित तौर पर इन घटनाओं में रोक लगाई जा सकती है। आपका विभाग में मैन पावर की काफी समस्या है, इसकी वजह से लोग जागरूक नहीं हो पा रहे, क्या आपको लगता है इसके लिए सरकार? देखिए, आपदा जैसा कोई विभाग उस तरह से नहीं होता। इस आपदा के वक्त सभी विभाग एक साथ जुट के काम करते हैं। आपदा का जो मुखिया होता है नोडल, वो जिले का अधिकारी होता है, तो जिले के अधिकारी के अंडर में सारे विभाग होते हैं। और आपने देखा भी होगा, जब कहीं आपदा आती है तो सारे के सारे लोग वहाँ पहुँचते हैं। अब बात करेंगे यूपी के मेरठ की। मेरठ में एक भव्य प्रदर्शनी आयोजित की गई, जिसमें उत्तर प्रदेश सरकार की विभिन्न योजनाओं की जानकारी दी गई। इसमें राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, प्रधानमंत्री मोदी रोजगार योजना, मुख्यमंत्री युवा विधिक योजना और अन्य 1076 योजनाओं का प्रदर्शन किया गया। चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी के नेताजी सुभाष प्रेक्षागृह में वृद्ध विधिक साक्षरता सेवा शिविर भी आयोजित हुआ। इस मौके पर खादी मिट्टी और गोबर से बने उत्पादों की प्रदर्शनी भी लगाई गई। कार्यक्रम में वरिष्ठ न्यायाधीश, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति, मेरठ जिला जज, डीएम, एसएसपी समेत कई महत्वपूर्ण लोग मौजूद रहे। और आज जो सरकार के द्वारा जो योजनाएं चलाई जा रही है, क्या कुछ आप उन पर कहना चाहेंगे? जैसे मैंने बताया कि सरकार की बहुत सारी योजनाएं हैं और जिसके बारे में कि अभी समय समय पर लीगल एड कैंप लगते रहते हैं, उसमें लोगों को बताया जाता है कि भाई ये योजना है सरकार की, आप इसका लाभ उठाइए। और ये मैंने बिल्कुल साधारण सी बात है कि भाई आपको किसी योजना की जानकारी नहीं है अगर, तो आप लीगल एड जो हमारा ऑफिस है जिला जज के कैंपस में, वहाँ जाइए, वहाँ सेक्रेटरी साहब से संपर्क करिए, वो आपको बताएंगे, आपको गाइड करेंगे क्या क्या योजनाएं हैं। और लाभार्थी ऐसे होते हैं जो योजनाएं सरकार के द्वारा चलाई जा रही हैं, उनसे वंचित रह जाते हैं, तो उसके लिए सरकार क्या कदम उठाएगी? नहीं, उसके लिए तो आप डीएम साहब के पास जा सकते हैं। साहब हमको ये योजना का लाभ नहीं मिल रहा है, जब हम उसके लिए पात्र हैं तो वो डीएम साहब हैं, वो आपकी समस्या का निदान करेंगे और उनका पूरा ऑफिस बना हुआ है इस काम के लिए। तो आपने 3 पॉइंट और बताए हैं, वो जरा पॉइंटों के बारे में एक बार जरा विस्तार से बता दीजिए ताकि लाभार्थियों तक वो चीज पहुंच सके। देखिए, ऐसा है, बहुत सारी योजनाएं जिसके बारे में लोगों को बहुत से कानूनी प्रावधान इसके बारे में नहीं पता। जैसे कि आप देखिए कि प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट 2006 में बन गया था। उसमें एक प्रावधान ये भी है कि अगर किसी नाबालिग लड़की की शादी हो जाती है और वो शादी से खुश नहीं है, तो बालिग होने के 2 साल के अंतर्गत जो है क्या प्रार्थना पत्र दे सकती है कोर्ट में कि साहब मेरी ये शादी खत्म की जाए, तो उसको वो शादी उसकी निरस्त हो जाएगी। तो इस तरह की योजनाएं तो कानूनी प्रावधान है। जब मैंने एक्सीडेंट के बारे में बताया कि एक्सीडेंट होता है, हिट एंड रन केसेस होते हैं, मृत्यु हो जाती है, विकलांग हो जाते हैं, तो उसके लिए एसडीएम साहब के एप्लीकेशन दे सकते हैं आप, उसमें आपको मुआवजा मिलेगा। 2 लाख तक का है डेथ केसेस में। इस स्कीम की बहुत कम लोगों को जानकारी है, लेकिन ये है। इसी तरह के बहुत सी ऐसे केसेस हैं जैसे कि मर्डर हो जाता है, पता ही नहीं किसने किया, रेप हो जाता है, तो उसके लिए एक अलग योजना है। अगली खबर यूपी के चंदौली से है, जहां सैयद राजा थाना क्षेत्र में दुर्घटना हो गई और पुल से कूदने से तस्कर की मौत व दूसरा घायल हो गया। बता दें कि चंदौली जनपद के सैयद राजा थाना क्षेत्र के नौबतपुर में स्थित कर्मनाशा नदी के पुल पर एक मिनी ट्रैवलर वाहन में लदे पशुओं के साथ बड़ा हादसा हुआ। यह वाहन दूसरे वाहन से टकरा गया, जिससे घबराए तस्करों ने पकड़े जाने के डर से पुल से छलांग लगा दी। इस दौरान एक तस्कर की पत्थर पर गिरने से मौके पर ही मौत हो गई, जबकि दूसरा गंभीर रूप से घायल हो गया। पुलिस ने इसको लेकर जानकारी दी है। गाँव मेरा नौबतपुर है। मैं सुबह के टाइम रोड पे टहल रहा था, तभी अचानक से उधर से यूपी की तरफ से टूरिस्ट वाली बस लदी, जिसमें कि गौ तस्कर थे और गौ वध के लिए गाय उसमें थी, उसको लेके बिहार की तरफ जा रहे थे। और अचानक देखे गाड़ी पुल से टकराई, जिससे एक व्यक्ति उसमें से कूद के और पुल के नीचे कूदा, जिसमें उसकी मृत्यु हुई। और मौके पर मैंने पुलिस को सूचना दिया, पुलिस आई और लाश को। अब बात करेंगे यूपी के गौतम बुद्ध नगर की, जहां 1.5 वर्षीय बच्ची के अपहरण का मात्र 3 दिन के अंदर थाना बिसरख नोएडा पुलिस ने खुलासा कर दिया, जहां आरोपित पुलिस की गिरफ्त में है और बच्ची सकुशल बरामद कर लिया गया है। परिजनों ने पुलिस का धन्यवाद किया है। बता दें कि थाना क्षेत्र बिसरख पर यूसुफपुर चक शाहबेरी निवासी द्वारा मासूम बच्ची के गुमशुदगी की सूचना पर थाना पुलिस द्वारा की गई त्वरित कार्रवाई का सार्थक परिणाम सामने आया। लगभग 6 दिन पहले यानी 16 मार्च 2025 को एक 1.5 साल की बच्ची के अपहरण की सूचना आई।
जैसे ही पुलिस को सूचना मिली तत्काल सूत्रधार और साथ से इसमें लगाई गई। सूचनाएं मिली थी कि एक 1.5 साल की बच्ची को एक रेनू और उसका पार्टनर दिनेश ये लोग अपने साथ कहीं ले गए। सीसीटीवी फुटेज जब देखा गया तो इस चीज़ की पुष्टि हुई और जहाँ से इस बच्ची को ले गए थे उस आवाज़ से लेकर सीसीटीवी देखा गया और लगभग 7 से 8 जनपदों में टीमें गई। सूचना ये मिली थी कि ये जो रेनू है और उसका पार्टनर दिनेश है, ये लोग ईंट के भट्टों में पहले भी काम करते आए हैं और वहाँ फिर से इनके जाने की आशंका है। तो इनका जो मूल जनपद है संत कबीर नगर, वहाँ पर टीम गई। अलीगढ़, गाजियाबाद, राजस्थान के कई जनपद और हरियाणा के कई जनपदों में अलग अलग टीम गई और लगभग सभी ईंट के भट्टों में चेकिंग की गई, जहाँ पर मालूम चला कि ये लोग पहले इन्हीं ईंट के भट्टों में रोज़ अलग अलग जगह पर जा रहे थे और अपना फ़ोन और सिम चेंज करके ये लोग पुलिस को गुमराह कर रहे थे। और सूचना मिली कि ये लोग किसी वजह से अपना को सामान लेने के लिए, क्योंकि लगभग 5 से 6 दिन हो गए थे सामान लेने के लिए नोएडा आए थे, तब इनकी गिरफ्तारी सुनिश्चित की। अब बात करेंगे यूपी के हरिगढ़ की। हरिगढ़ महानगर के क्वारसी थाना क्षेत्र के नगला पटवारी इलाके में अवैध असलाह फैक्ट्री संचालित की जा रही थी, जिसमें कुछ लोग अवैध तमंचे बना रहे थे। सूचना पर पहुंची पुलिस ने सद्दाम और कामरान को मौके से गिरफ्तार कर लिया। क्षेत्र अधिकारी अभय पांडे ने बताया कि अवैध तमंचों के साथ तमंचे बनाने का सामान भी बरामद हुआ है। वहीं हिंदू त्योहारों से पहले इस अवैध हथियारों के मिलने की पुलिस गंभीरता से जांच कर रही है। आज थाना क्वारसी पर ये जो अवैध तरीके से असलहों की फैक्ट्री का जो है खुलासा किया गया है और इस फैक्ट्री में इनके पास से कुल 13 तमंचे बरामद हुए हैं, जिनमें से 8 जो है अवैध देसी तमंचे 15 बोर के, 2 12 बोर के और 3 32 के बोर के तमंचे हैं। और इसके साथ ही बहुत सारी चीज़ें जिससे तमंचों का निर्माण किया जाता है, जैसे कि पेचकस, फुकनी इत्यादि, रेती, कटर, प्लास इत्यादि भी बरामद हुए हैं। और इसके साथ इनके द्वारा जिन बाइकों से इन सामान की सप्लाई की जाती है, वो 2 बाइकें भी बरामद की गई हैं। इनमें 2 मुलजिम जो कि सद्दाम व कामरान गिरफ्तार हुए हैं। अभी एक मुलजिम जो है इसमें मौके से भाग गया था, सगीर, जिसके लिए हम लोग तलाश कर रहे हैं। शीघ्र ही उसको भी गिरफ्तार करके आवश्यक विधिक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। अच्छा, इनका सद्दाम जो है पूर्व में ही ये लुटेरा रहा है और इस पर करीबन 6 मुकदमे हैं और सगीर पर भी 3 मुकदमे हैं। कामरान के मुकदमों की भी जांच की जा रही है और शीघ्र ही इन पर जो हम लोग अग्रिम कार्रवाई करते हुए गैंगस्टर एक्ट की कार्रवाई अमल में लाएंगे। हरिगढ़ की क्वारसी पुलिस ने आज अवैध तमंचे बनाने वाली फैक्ट्री बरामद की और मैं आपको बता दूं, इन अवैध तमंचों में 12 बोर के और 32 बोर के तमंचे बरामद किए गए। हरिगढ़ पुलिस की माने तो सद्दाम और कामरान की गिरफ्तारियां हुई हैं। सद्दाम के ऊपर पहले से कई केस दर्ज हैं, जबकि कामरान की चेक किया जा रहा है कि कहीं और किसी आपराधिक गतिविधि में संलिप्त तो नहीं था। लेकिन जांच का विषय यह है कि कहीं संभल के बाद हरिगढ़ का माहौल खराब करने का प्रयास तो नहीं था। वीडियो जर्नलिस्ट कमल सिंह के साथ दिवाकर दीक्षित, सुदर्शन न्यूज, हरिगढ़। अगली खबर फिरोजाबाद से है। फिरोजाबाद के जिला मुख्यालय पर दिव्यांग जन सशक्तिकरण विभाग उत्तर प्रदेश के सौजन्य से विधायक सदर मनीष असीजा के प्रयासों से 100 दिव्यांग जनों को ट्राईसाइकिल व अन्य उपकरणों का वितरण किया गया। बता दें कि जिला मुख्यालय पर यह किया गया। मुख्य अतिथि के रूप में विधायक सदर असीजा सभी 100 दिव्यांग जनों को ट्राईसाइकिल व उपकरणों से विभूषित करते हुए फूल मालाओं से स्वागत व सम्मान किया गया। इस दौरान दूर दराज से आए हुए दिव्यांग जनों ने इस सुविधा का लाभ उठाया। प्रशासनिक अधिकारियों के अलावा गणमान्य लोग व सैकड़ों लाभार्थी व उनके परिजन मौजूद रहे। माननीय योगी जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में दिव्यांग भाई बहनों के लिए अनेक योजनाओं के क्रम में आज फिरोजाबाद में लगभग 100 ट्राईसाइकिल और लगभग 9 जोड़ी हाथ की बैसाखी इसका वितरण हुआ है। इसके साथ साथ हम लोग लगातार इन सब ऐसे दिव्यांग भाई बहन जो पात्र हैं या वयोश्री योजना में 60 साल से ऊपर के वृद्ध हैं, उनके लिए निःशुल्क एलिम्को के माध्यम से भी कान की मशीन है, वॉकर है, स्टिक है, व्हील चेयर है, मोटराइज रिक्शा है, हाथ का खींचने वाला रिक्शा है, बैसाखी है, ऐसी कमर की बेल्ट है, कमोड है, ये सब उपलब्ध कराने के लिए लगातार रजिस्ट्रेशन करते हैं। हमारे दिव्यांग कल्याण विभाग के अधिकारी, कर्मचारी और समाजसेवी, दिव्यांगजनों की संस्थाओं के कार्यकर्ता, सभी लोग पूरी तरह से जागरूकता के साथ
अपने सभी ऐसे भाई बहनों की मदद के लिए संकल्पित हैं। धन्यवाद। अगली खबर यूपी के फर्रुखाबाद से है। फर्रुखाबाद में मऊदरवाजा पुलिस का कारनामा सामने आया है। बता दें कि मारपीट में घायल हुई मौत का मामला दर्ज नहीं किया गया था। होली के दिन मारपीट में घायल मामले को लेकर 9 दिन तक परिजनों को पुलिस टहलाती रही। पुलिस पर लापरवाही का आरोप लगा और मृतक के परिजनों ने फतेहगढ़ फर्रुखाबाद मार्ग पर शव रखकर जाम लगाया। मुकदमा लिखना था यहाँ का गिरफ्तार का और लिख दिया आगरा का। नहीं, मुकदमा कहाँ का लिख दिया? लोहिया में लिखना था और लिख दिया आगरा का। नहीं, लोहिया तो आगरा से रिफर किया और लोहिया में खत्म हुआ। हाँ, और लिखा दिया आगरा का। आगरा में वो कागज आपके पास किसने लिखा दिया? किसने लिखा दिया आगरा की मृत्यु? लिखा होगा, कौन लिखेगा? अब बात करेंगे यूपी के बिजनौर की। बिजनौर के थाना शेरकोट क्षेत्र के गांव शहजादपुर में एक दर्दनाक मामला सामने आया है, जहां हरेवली स्थित सावित्रीबाई फूले इंटर कॉलेज में कार्यरत 45 वर्षीय शिक्षक प्रकाश वीर ने रविवार सुबह लगभग 8 बजे अपने कमरे में बंद होकर अवैध तमंचे से खुद को गोली मार ली। तो वहीं गोली की आवाज सुनकर परिजन मौके पर पहुंचे। सूचना मिलते ही पुलिस और फॉरेंसिक टीम ने घटनास्थल का निरीक्षण किया, जहां पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। मामले में आगे की कार्रवाई जारी है। अगली खबर यूपी के संभल से है। संभल में एक सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें एक प्रेमी जोड़े को पकड़कर तालिबानी सजा दी गई। बता दें कि दोनों को बांधकर लाठी डंडों से जमकर पीटा गया। लोगों से बचाने की गुहार लगाते रहे। बता दें कि वीडियो जनपद संभल के थाना रजपुरा क्षेत्र का है, जो कि सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है। अगली खबर बिहार से है। बिहार के समस्तीपुर जिला मुख्यालय अंतर्गत भोला टॉकीज चौक स्थित रेलवे ओवरब्रिज राजनीतिक का मुद्दा बन गया है। आनन फानन में बिना होमवर्क के, बिना प्रक्रिया के, बिना डिपार्टमेंटल क्लियरेंस रूट चार्ट के फीताशाही राजनीति जनता के साथ छलावा दिख रहा है। जहां अभी इस पूरे प्रक्रिया में कई माह लग सकते हैं, लेकिन चुनावी साल है तो कहीं ना कहीं राजनीति तो होगी ही। अब बात करेंगे बिहार की। बिहार के दरभंगा से खबर है, जहां पटना उच्च न्यायालय के न्यायाधीश दरभंगा न्याय मंडल न्यायमूर्ति अंजनी कुमार शरण ने आदर्श मध्य विद्यालय लहेरिया सराय में कई कार्यक्रमों का उद्घाटन किया। माननीय न्यायाधीश महोदय को फाग चादर आदि देकर सम्मानित किया गया। उन्होंने अपने कर कमलों से दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। स्वागत गान किलकारी की बालिकाओं के द्वारा सुमधुर गीत प्रस्तुत की गई। बिहार दिवस 2025 के शुभ अवसर पर सुव्यवस्थित ढंग से सजाया गया। अब बात करेंगे बिहार के कटिहार की। कटिहार में पुलिस ने आम लोगों की मदद करके बड़ा सराहनीय कार्य किया है। बता दें कि कटिहार के न्यायिक विभाग के एडीजे 9 का अंगरक्षक है, नाम है मणिकांत सिंघानिया, जिसकी वीडियो वायरल हो रही है। दिल में जब तक स्टूडेंट लाइफ था मेरा, उसी समय से मेरे दिल में तब ये था कि मैं जब मेरे पास वैसा स्थिति होगा तो हम करेंगे। जब मेरी नौकरी लग गई, जो आर्थिक स्थिति था उसको मतलब सही ढंग से हो गया और मेरे पास कुछ जो सरकार हमको वेतन देती है, तो उसमें से हम सोचे कि कुछ इन्वेस्ट करें। गरीबों में असहाय लोग हैं, जिसको जैसा मन ज़रूरत है वैसा हम मतलब सहयोग करें, और यही मेरे अंदर ख्वाहिश है। और ये करने से वो अच्छा लगता है और दिल का संतुष्टि मिलता है। आप अभी नौकरी कर रहे हैं तो फिर समय कैसे मिलता है गरीबों को सहायता करने के लिए? जैसे गरीबों का सहायता से अभी टाइम है, सर को छोड़ के जैसे अभी आधा घंटा टाइम दे सकते हैं, या सुबह में सर को लेने से पहले 1 घंटा आधा घंटा टाइम पहले। बात करेंगे मध्य प्रदेश की। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश के धार से खबर है, जहां हाथों में मशाल लेकर वीर बलिदानी क्रांति यात्रा निकाली गई, जहां स्वतंत्रता संग्राम में भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव के बलिदान दिवस पर धार शहर में बीजेपी के पूर्व जिला अध्यक्ष राजीव यादव द्वारा शहीद क्रांति यात्रा पिछले कई सालों से निकाली जा रही है। अगली खबर मध्य प्रदेश के इंदौर से है। इंदौर महापौर की मशाल यात्रा में जन सैलाब उमड़ा, जहां वीरों को नमन करने हजारों लोग पहुंचे। जहां 21 वर्षों से महापौर पुष्य मित्र भार्गव और संस्था संघमित्र द्वारा मशाल यात्रा निकाली जा रही है। 100 से अधिक मंचों से यात्रा का भव्य स्वागत किया गया और 40 से अधिक समाजों ने स्वागत मंच लगाए। के वीर सपूत शहीद भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु की शहादत को याद करने के लिए
उनके विचार हमें और हमारी आने वाली पीढ़ी को याद रहे, इस उद्देश्य के साथ शहीद भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु के सम्मान में ये यात्रा विगत 22 वर्षों से निकल रही है। आज भी बड़ी संख्या में पूरे शहर के नौजवान, हर वर्ग के, सिख, बंजारा समाज के, वाल्मीकि समाज के, सभी वर्गों के नौजवानों ने बड़ी संख्या में इस मशाल जुलूस में शामिल होकर उनके विचारों की मशाल जलती रहे, इसका संदेश दिया की ज़रूरत है। तो देश का नौजवान हर क्षेत्र में, चाहे क्रिकेट हो, फुटबॉल हो, बॉर्डर पर लड़ने वाला नौजवान होता है, 22 साल की उम्र में सेकंड लेफ्टिनेंट बनता है। और इन तीनों नौजवानों ने हमको देश के लिए जीने की प्रेरणा दी है। मरने का वक्त जब था उन्होंने अपनी शहादत दी है। और जहाँ तक नशे की बात है तो मैं सब नौजवानों से ये आग्रह करता हूँ, 51 दिन भूखे रहकर, कई सारी किताबें लिखकर 23 साल की उम्र में जो नौजवान शहीद हुआ, उसकी तरफ एक बार देखेंगे तो नशा भी देश से चला जाएगा। अब बात करेंगे गुजरात की। गुजरात के सूरत से खबर है, जहां सूरत में नई सिविल अस्पताल के स्टेम सेल बिल्डिंग में मां ने अपने एक नवजात शिशु को जन्म दिया, लेकिन कुछ ही समय के बाद एक महिला थैले में छिपाकर बच्चे को लेकर फरार हो गई। चोरी करके ले जाते समय पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। जैसे ही पुलिस प्रशासन को यह जानकारी मिली, तत्काल पुलिस टीम ने कुछ ही घंटों में बच्चे को ढूंढ निकाला। बच्चे को अस्पताल में मां के पास सुरक्षित सौंप दिया गया है। परिवार में फिलहाल खुशी का माहौल है। सिविल हॉस्पिटल सूरत में कल शाम को 9 बजे के आसपास एक महिला, एक नवजात बच्चा जिसको पैदा हुए 5-6 घंटे हुए थे, उसको लेके और सिविल हॉस्पिटल सूरत से निकल गई। पुलिस को इन्फॉर्मेशन 10:30-11 बजे आसपास मिली, तो पूरी टीम इकट्ठा करके हमारी जोन की टीम, खटोदरा पुलिस स्टेशन की टीम और क्राइम ब्रांच की टीम सब इकट्ठा करके पूरी रात हमने सीसीटीवी के आधार पे सर्च किया। और यहाँ पुराना जितना भी डाटा था कि कल कौन आया था, सब पर्चियाँ चेक की गई, सब यहाँ अंदर जितने भी सीसीटीवी फुटेज थे वो सब चेक किए गए। उसके आधार पे हमें एक आधार कार्ड मिला। उस आधार कार्ड में भी एड्रेस चेंज हो गया था, पर उस आधार का जो नंबर उस आधार पे रजिस्टर्ड था उसके बेस पे एक एड्रेस हमें मिला, एक लोकेशन मिला। उस लोकेशन पे गए तो एक महिला मिली जिसका नाम राधा है। ये वाइफ ऑफ राजू है। ये डिंडोली लक्ष्मी नगर में रहती है और मूल रूप से ये सीतामढ़ी बिहार की है। इसकी 3 बेटियां हैं और 1 बेटा है, और रिसेंटली इसके भी डिलीवरी हुई थी, जो बच्चे की डेथ हो गई थी। तो इसके घर में इसका ये कहना है प्राइमरी कि मेरा पति मुझे चोर चोर बुलाता है, तो वो मेरे दिमाग में बैठ गया। अब बात करेंगे राजस्थान की। राजस्थान के चित्तौड़गढ़ में 23 से 25 अप्रैल तक जौहर श्रद्धांजलि समारोह आयोजित किया जाएगा। इंदिरा गांधी स्टेडियम में महाराणा सांगा खेल कूद प्रतियोगिता होगी, जिसमें तीरंदाजी, घुड़सवारी और एंजेलिस घोड़ा प्रदर्शन शामिल है। 24 अप्रैल को सुभाष चौक पर भव्य कवि सम्मेलन होगा। 25 अप्रैल को इंदिरा गांधी स्टेडियम में भव्य शोभा यात्रा दुर्ग तक जाएगी, जो शहर के मुख्य मार्गों से होकर गुजरेगी। आज से ही 3 दिवसीय जौहर श्रद्धांजलि समारोह को कार्यक्रम के अंतर्गत महाराणा सांगा पारंपरिक ग्रामीण एवं जनजाति खेल कूद प्रतियोगिता का उद्घाटन हो गया है। और अभी एथलेटिक्स, भाला फेंक और तीरंदाजी का से शुभारंभ हुआ है। और ये प्रतियोगिता 2 दिन आज और कल चलेगी। कल इसका सायंकाल समापन होगा और सायंकाल मलखंब तलवार रास पश्चिमी सांस्कृतिक केंद्र उदयपुर के सहयोग से वो आयोजित होगा। घोड़ों की गुड़ चाल आदि प्रतियोगिताएं, रस्साकसी होगी। और आज सायं सुभाष चौक चित्तौड़गढ़ पर कवि सम्मेलन का आयोजन होगा। कल शाम को जौहर भवन पर सांस्कृतिक कार्यक्रम होगा। 25 तारीख को सुबह प्रातः ही 8:30 बजे विशाल शोभा यात्रा श्री भोपाल राजपूत छात्रावास चित्तौड़गढ़ से प्रारंभ होगी, जो कलेक्ट्री चौराया होते हुए शहर के प्रमुख मार्गों से होते हुए चित्तौड़गढ़ दुर्ग पहुंचेगी। फतेह प्रकाश प्रांगण महल में जौहर श्रद्धांजलि समारोह का आयोजन होगा। और मुख्यमंत्री भजनलाल जी शर्मा राजस्थान सरकार मुख्य अतिथि पधार रहे हैं। और केंद्रीय मंत्री, राज्य के मंत्री, स्थानीय विधायक चंद्रभान सिंह जी, सीपी जोशी, श्रीचंद जी कृपलानी, सभी विधायकगण और क्षत्रिय युवक संघ के संघ प्रमुख, पूर्व राज्यपाल पंजाब वीपी सिंह जी, इस तरह से सभी पधार रहे हैं अतिथि के रूप में। अब बात करेंगे कर्नाटक की। कर्नाटक बेलगांव जिले के चिक्कोड़ी तहसील के पट्टनकुड़ी और चिक्कलवाल गांव में चिक्कोड़ी सदलगा
क्षेत्र के विधायक गणेश हुक्केरी ने करीब 4 करोड़ की लागत से बनने वाले सड़क निर्माण कार्य का भूमि पूजन कर उद्घाटन किया। इस अवसर पर स्थानीय नेता, ग्राम पंचायत सदस्य और कार्यकर्ता मौजूद रहे। अब बात करेंगे यूपी के मेरठ की। यूपी के मेरठ में कैंट रेलवे स्टेशन पर अवैध मस्जिद को लेकर हिंदू संगठनों द्वारा विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। अखिल भारतीय हिंदू सुरक्षा संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष सचिन सिरोही के नेतृत्व में प्रदर्शनकारियों ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मांग की है कि कैंट स्टेशन पर स्थित अवैध पीर मजार और मस्जिदों पर बुलडोजर कार्रवाई की जाए। दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा ऐसी जगहों को तोड़ने का आदेश पहले से ही जारी किया जा चुका है। प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि यह लैंड जिहाद है और हिंदू समाज जल्द कार्रवाई की मांग कर रहा है। देखिए, ये मस्जिद जो है ये अवैध मस्जिद है। इसके साथ अंदर भी रेलवे स्टेशन की जो ज़मीन है उस पर 4 तो पीर और 2 मज़ार और एक ही मस्जिद, 7 जगह चिन्हित कर जो है दिल्ली हाई कोर्ट के अंदर रेड पिटीशन में गई थी। वहाँ से कोर्ट का आदेश हुआ, जितने भी रेलवे बोर्ड के अधिकारी उच्च अधिकारी उनके लिए जो है आदेश हुआ और वो अब तक जो है सारी जुकातू जैसी स्थिति में है। यानी कि दिल्ली हाई कोर्ट का भी आदेश अगर ये रेलवे बोर्ड नहीं मान रहा तो किसका मानेगा। तो हमारी मांग है कि ये जो मस्जिद है, मज़ारें हैं, सब हटनी चाहिए। इन पर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी जी का बुलडोजर चलना चाहिए और ये हर तरीके से हटनी चाहिए। अवैध निर्माण 2 दिन पहले भी इस पर ये ईंटें देख रहे हो, ये अवैध निर्माण रुकवाया गया। रेलवे के अधिकारी आए, उन्होंने 1-2 दिन का टाइम मांगा, 2 दिन का टाइम पूरा हो गया, अभी तक भी वो सो रहे हैं। कुछ कार्रवाई इस पर नहीं की गई है और हम चाहते हैं मस्जिद जो है पाकिस्तान में नहीं है, ये भारत के अंदर, उत्तर प्रदेश के अंदर योगी जी की सरकार में जो क्षेत्र है योगी जी उत्तर प्रदेश उसके अंदर है। इस पर बुलडोजर फिरना चाहिए। ये मेरी नहीं, पूरी समाज की मांग है। ये तो काफ़ी समय से बता रहे हैं कि मस्जिद मतलब कितने भी समय से हो, अगर कोर्ट का ऑर्डर आया हुआ है तो वो टूटेगी नहीं क्या? जब कोर्ट का आदेश है तो ये टूटनी चाहिए। क्या है कोर्ट का आदेश? कोर्ट का आदेश है जो रेलवे स्टेशन के अंदर कैंपस में आसपास जितनी भी ये 4 पीर, 2 जो है मज़ार और 1 मस्जिद, वो सारी टूटनी चाहिए। हाँ। तो आप पिछले कई दिनों से कर रहे हैं, मतलब जो यहाँ पर आ रहे हैं और अपनी जो मांगों को लेकर के नारेबाजी, पिछले कितने दिनों से आप इसको आंदोलन? परसों रुका है, परसों की बात है, पिछले कई दिन परसों ही ये यहाँ निर्माण चल रहा था, उसको रुकवाया गया और रुकवाने के बाद रेलवे बोर्ड ने जो अधिकारी उन्होंने कहा कि हम परसों तक इसके कागज पत्र जांच करा लें, ये करा लें, और केवल एक मीठी बातें करी हैं उन्होंने। अब तक कोई आश्वासन नहीं। हम तो चाह रहे थे अब तो बुलडोजर चल जाना चाहिए था इन अवैध जितने भी पीर मज़ार और मस्जिद है सब। तो आप कब तक बैठे रहेंगे सर? देखिए, जब तक अधिकारी नहीं आएंगे, हमें बताए तो सही कि क्या ये कब तक टूटेगी। जब बता देंगे कि टूट जाएगी, कल टूटे पर जो आश्वासन मजबूत दे देंगे, चले जाएंगे उठ के। हमें क्या करना है? हमें तो विरोध प्रदर्शन करना है, वो हम कर रहे हैं, अपनी बात को रख रहे हैं समाज की। आप देखिए 2 दीवार तो रेलवे की है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद तस्कीन। ये जो आज मस्जिद के बाहर जो कुछ हिंदुवादी संगठन है वो नारेबाजी कर रहे हैं, क्या मामला है? मस्जिद को लेकर के आपका क्या कहना है? जी, मस्जिद को लेकर कुछ कहना नहीं, हम तो नमाज़ पढ़ते हैं, सीधे साधे मुद्दत पुरानी मस्जिद है ये सर, समझा जी। अंग्रेज़ों के ज़माने की मस्जिद, जब से स्टेशन बना जब से ये मस्जिद है। अब ये करें अवैध है। रेलवे के कागज़ मेरे पास हैं, रेलवे भी इस बात को मान रही है, कागज़ हमारे कागज़ों में दर्ज है। इन्होंने कहा भाई ये निर्माण कर रहे हैं, हमने कोई निर्माण नहीं किया आज तक, कभी नहीं किया, एक ईंट नहीं लगाई है हमने। रेलवे ने ये कहा भाई ये ईंटें बाहर रखी, हमने ईंट अंदर रख ली। मैंने कहा जिससे आप राज़ी हैं उससे हम राज़ी हैं, हम नाराज़गी नहीं चाहते। ये मस्जिद पुरानी है सर, यातायात नमाज़ पढ़ता है, हम भी सब नमाज़ पढ़ते हैं यहाँ पर। मुझे मुद्दत होगी इसकी खिदमत करते हुए, ये है। और ये परेशान कर रहे हैं जी, यहाँ धरना दे रखा, कभी शिवसेना आ जाती, कभी बजरंग दल आ जाता, कभी बीजेपी वाला आ जाते हैं, नमाजियों को परेशान कर रहे हैं। तो अब नमाज इस वक्त नमाज हो रही है मस्जिद में? नहीं हो रही जी, नमाज तो रोज होती है। अब इस वक्त क्या है? अब नमाज का टाइम हो रहा है जी, अभी 10 मिनट बाद 15 मिनट बाद नमाज हो जाएगी। तो अब आप जाएंगे जैसे ही बाहर बैठे हुए क्या? जी, हम तो जाएंगे नमाज पढ़ने, नमाज थोड़ी बंद होगी, नमाज तो हम पढ़ेंगे। तो इसका मस्जिद का क्या इतिहास है, कब से है ये मस्जिद? ये तो जब से स्टेशन बना, स्टेशन ये उनकी रुचि में है, रेलवे वालों की सारी चीज़, रेलवे वाले कागज़ हैं रेलवे के पास। आप उनसे DRM साहब से मांगे। तो ये कहना है कि इसके अंदर जो है ये तोड़ने के आदेश दे रखे हैं कोर्ट ने। किसे? जी नहीं, वो आदेश दिखाएं। अच्छा। और कोर्ट का तो मतलब नहीं, ये तो रेलवे का मैटर है सर, रेलवे की दीवार है, रेलवे की मस्जिद है, रेलवे में आती है, रेलवे बाउंड्री में। खबर यूपी के बस्ती से है, जहां बस्ती में विश्व हिंदू महासंघ ने विशेष समुदाय की 2 लड़कियों की घर वापसी कराई है। विशेष समुदाय की इन 2 लड़कियों ने हिंदू धर्म के लड़कों से रीति रिवाज से विवाह किया है। बता दें कि अमहट पर स्थित शिव मंदिर पर वैदिक मंत्रों के साथ शादी विवाह का कार्यक्रम संपन्न हुआ। विशेष समुदाय की लड़कियों ने धर्म के साथ साथ नाम का भी परिवर्तन किया है। विशेष समुदाय की लड़कियों ने अपना नाम परिवर्तित कर लिया है, जहां सालिया खातून शैलजा बन गई है और जेबा खातून श्रेया बनी है।
विशेष समुदाय की लड़कियों की यहाँ घर वापसी देखने को मिली है और शिव मंदिर पर वैदिक मंत्रों के साथ विवाह संपन्न कराया गया। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए सुदर्शन न्यूज। जय हिंद।